नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी स्वप्निल की जुबानी। दोस्तों, इंदौर के रहने वाले करतार सिंह जी की, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं, इनकी यह भयानक आपबीती है आज से 12 साल पहले की, जब वो इंदौर के देवसनाका से हिमाचल के एक छोटे से गांव हटसर की डिलीवरी लेकर गए थे। वह जाते हुए बहुत खुश थे, लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनका वहां कौन इंतजार कर रहा है, और उस रात की घटना ने उन्हें हमेशा के लिए ट्रक छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए अब यह पूरी कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। और दोस्तों, आप सभी से विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डर की दस्तक सीधे आपके मोबाइल में हो। और आप अपना नाम और आप कहां से हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगली स्पेशल कहानी में आपका नाम जरूर हो। तो चलिए अब कहानी बिना देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम करतार सिंह यादव है और मेरी उम्र 42 साल है। मेरा घर बड़वानी जिले में है, एक छोटा सा गांव जो खंडवा रोड से कुछ दूर है। मेरे पिताजी की हम 3 संतान थे, 2 भाई और छोटी बहन। मैं घर में सबसे बड़ा था, तो इसी वजह से घर की जिम्मेदारी भी पिताजी के बाद मेरे कंधों पर आ चुकी थी। छोटे भाई को पढ़ाना और बहन की शादी करना ही हम मिडिल क्लास लोगों का सपना होता है, इसलिए मैं ड्राइवर बनने के लिए घर से निकल पड़ा। आज से 12 साल पहले मैंने ड्राइवर बनकर ट्रक चलाना शुरू किया था। पहले तो हेल्पर था, लेकिन फिर धीरे धीरे खुद ड्राइविंग सीख ली और अब 12 साल हो गए हैं सड़क पर ही हूं। पहले तो थोड़ी अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन अब मेरे लिए ट्रक चलाना केवल रोजी रोटी ही रह गया था। दिन में कई 100 किलोमीटर चलाना, रात को ढाबे पर खाना, कहीं सड़क किनारे सो जाना, बस यही जिंदगी है। छोटे भाई और बहन की शादी हो चुकी है, वह सब अपनी फैमिली में खुश हैं। घर में पत्नी और 2 बच्चे हैं। काम की वजह से कई महीनों तक घर नहीं जा पाता हूं। फोन पर ही बात होती रहती है। कभी कभी मन करता है कि बस छोड़ दूं यह सब, पर फिर सोचता हूं कि बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च सब इसी पर टिका हुआ है। मेरी आदत है कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, लेकिन मैं डर या परेशानी से घबराता नहीं हूं। जितना लंबा रास्ता उतना अच्छा। पहाड़, जंगल, रेगिस्तान सब जगह में घूम चुका हूं, लेकिन हां, थकान और अकेलापन जरूर सताता है, पर अब इन सब की आदत हो चुकी है। मेरे साथ हमेशा मेरा क्लास ही साए की तरह साथ रहता है। उसका नाम है रिंकू और उम्र यही कोई 25 के आसपास। मेरे गांव का ही है, पर बहुत मेहनती लड़का है। ड्राइविंग का बहुत शौक है, खाली करना था। वह कोई स्कूल था जो कि सालों से बंद पड़ा था, और मटेरियल भी शायद उसी स्कूल से संबंधित था। हमें उस जगह पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, इसलिए हमने सोचा कि जल्दी काम करके निकल जाएंगे। लेकिन कौन जानता था कि वह सफर हमें ऐसी जगह ले जा रहा है जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाने वाला था। हमारी गाड़ी दिन में ही देवसनाका से लोड हो चुकी थी। रात के 8:30 बज रहे थे जब हम इंदौर से निकले। ट्रक थोड़ा ओवरलोड था। मैं खुद स्टीयरिंग पर था और रिंकू बगल की कंडक्टर सीट पर। रास्ते की लंबाई करीब 1200 किलोमीटर से ऊपर थी। रात की वजह से मौसम ठंडा होने लगा था। मन में थकान थी, पर एक अजीब सा उत्साह भी, जैसे कोई नया सफर शुरू हो रहा हो। रिंकू ने मुझसे कहा कि चलो भैया निकलते हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे ट्रक को रोड पर ले आया। शहर की लाइटें पीछे छूटती जा रही थीं और हम अंधेरे रास्ते में आ चुके थे। मुझे क्या पता था कि सफर सिर्फ माल पहुंचाने का नहीं होगा, बल्कि यह मेरे अंदर छिपे हुए डर से मेरा सामना कराएगा। हम लोग लगातार दिन रात चलते चलते आखिर हिमाचल में प्रवेश कर ही चुके थे। हिमाचल में एंटर करते करते शाम हो गई थी और वहां रोड के किनारे कभी कभी ढाबे दिखाई देते, कहीं कहीं हल्की रोशनी तो कहीं बिल्कुल अंधेरा। रास्ते में ट्रक की घरघराहट और हमारी सांसों की आवाज के अलावा कोई नहीं था। रिंकू बीच बीच में पूछता कि भैया कितनी दूर है अभी। मैं कहता कि बस चल रहे हैं, पहाड़ आने दो फिर बताएंगे। शुरुआत में हम दोनों बातें कर रहे थे कि कौन सा रास्ता छोटा है, हिमाचल में कौन कौन से गांव पड़ेंगे और कितनी ठंड होगी वहां, लेकिन धीरे धीरे ट्रक के कैबिन में चुप्पी छा गई। रात जितनी गहराती गई, रास्ता उतना ही सुनसान होता गया। करीब रात के 2 बजे जब हम मंडी की तरफ मुड़े तो हवा और ठंडी हो गई। जंगलों के बीच से रास्ता कटता जा रहा था। दूर दूर तक केवल पहाड़ी नजर आ रहे थे। कहीं कहीं रोड पर जानवरों के चिन्ह दिखाई देते। रिंकू ने कहा कि भैया यह जगह तो एकदम डरावनी लग रही है। मैंने हंसकर कहा कि अरे जंगल में तो ऐसा ही होता है,
ट्रक है। हमारे पास डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सच कहूं तो मेरे भी मन में एक हल्की झुरझुरी दौड़ गई थी। रास्ते में एक जगह ट्रक का टायर थोड़ा फिसल गया, लेकिन मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और कंट्रोल कर लिया। उस वक्त मेरी आंखें केवल रोड पर थीं, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद से कहा कि करतार सिंह घबराना नहीं है। रात के 1:30 बजे हम अंतिम चढ़ाई पर थे। पहाड़ी रास्ता पतला हो गया था और दोनों तरफ गहरी खाई थी। वहां आसपास कहीं भी कोई लाइट नहीं थी, केवल ट्रक की हेडलाइट सामने धुंध जैसी दिख रही थी। हम धीरे धीरे ऊपर चढ़े। रिंकू की आंखें अब नींद से भारी हो गई थीं। वह सर खिड़की से टिकाकर झपकियां लेने लगा। करीब 2:30 बजे के आसपास हम हटसर गांव के पास पहुंचे। चारों तरफ घना जंगल था। सड़क का आखिरी मोड़ पार करते ही सामने टूटी फूटी घरों की कतार दिखाई दी। कुछ घर आधे गिर चुके थे और कुछ में दरवाजे नहीं थे। वहां की हवा में अजीब सी नमी और ऐसी गंदगी थी कि हमें अपना मुंह रुमाल से बांधना पड़ा। रिंकू ने फुसफुसाते हुए मुझसे कहा कि भैया, ये गांव तो बिल्कुल सुनसान है। यहां कोई रहता भी होगा या नहीं? मैंने ट्रक की रफ्तार कम की और सामने देखा तो गांव के बीच में एक पुराना विद्यालय दिखा। कभी सफेद रंग का रहा होगा, लेकिन अब धुंधला और काई से भरा हुआ था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी ने उन्हें तोड़कर वापस टांग दिया हो। विद्यालय के आसपास केवल झाड़ियां और बिखरे पत्थर ही थे। तभी रिंकू ने हिचकिचाकर पूछा कि भैया, यही उतरना है क्या? मैंने कहा कि हां, पता तो यहीं का दिया गया था। चल जल्दी से माल खाली कर देते हैं और सुबह होने से पहले यहां से निकल जाएंगे। लेकिन माल खाली करने के लिए ट्रक को विद्यालय के अंदर ले जाना था। हमने जैसे तैसे एक टूटी दीवार से रास्ता बनाया और ट्रक को अंदर ले गए। जैसे ही ट्रक उस विद्यालय की चारदीवारी के अंदर गया, वैसे ही अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे विद्यालय के बाहर और अंदर के माहौल में बहुत फर्क था। वहां पर किसी एक पक्षी तक की आवाज नहीं थी और ट्रक बंद करने के बाद केवल हमारी सांसों की आवाज रह गई थी। हम दोनों कुछ पल चुपचाप वहीं खड़े रहे। रिंकू ने चारों तरफ देखा और बोला कि भैया, यहां तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा कि काम करो, पहले डर कर क्या मिलेगा, और फिर मैं हूं ना, जल्दी से सामान उतारो और फिर निकल चलेंगे यहां से। सुबह दूसरी जगह से माल लदवाना है। हमने ट्रक का पिछला दरवाजा खोला। ट्रक के अंदर अंधेरे में बक्से एक ऊपर एक रखे हुए थे। रिंकू ने टॉर्च जलाकर विद्यालय की ओर इशारा किया। मैंने जैसे ही विद्यालय की तरफ देखा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टूटी हुई बेंचें, फटी किताबें, दीवारों पर पुराने बच्चों की चित्रकारी, लेकिन सब पर धूल और जाले, जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। रिंकू ने धीरे से कहा कि भैया, यहां तो कोई नहीं रहता, डर लग रहा है। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि डरपोक मत बन, जल्दी काम निपटा। लेकिन मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने एक बार विद्यालय के अंदर झांक कर देखा तो अंदर खाली कमरे थे, पर अजीब सी ठंडक और गंध थी। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ तो था। खैर, मैंने सोचा कि डर की वजह से ज्यादा ही सोच रहा हूं। हमने एक एक करके सारे डिब्बे अंदर रखे। ट्रक बाहर खड़ा था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखता। रिंकू भी अब कम बोल रहा था। मैंने उससे कहा कि जल्दी करो रिंकू, यहां रुकने की जरूरत नहीं है, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए यहां से। लेकिन किसे पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। सामान अंदर रखकर हम दोनों कुछ देर चुप वहीं खड़े रहे। बाहर काली और घनी अंधेरी रात ही जैसे हमें निगल जाना चाह रही थी। तभी विद्यालय के अंदर से बच्चे के गुनगुनाने की आवाज आई। हम दोनों ये आवाज सुनकर सिहर उठे। रिंकू ने धीमी आवाज में कहा कि भैया, चलो ना यहां से। मैंने खुद को अंदर ही अंदर समझाया और रिंकू से कहा कि बस 2 मिनट हिसाब करके निकलते हैं। ट्रक में सब ठीक है ना? तू एक बार देख ले और मैं अंदर विद्यालय में देख लेता हूं। मैंने मोबाइल की टॉर्च चालू की और अंदर गया, लेकिन विद्यालय के अंदर कदम रखते ही दिल और जोर से धड़कने लगा। विद्यालय की दीवारें नम थीं, नीचे फर्श पर मिट्टी और धूल की एक मोटी परत जमी थी। कहीं कहीं पुराने पंखे टूटे हुए पड़े थे। एक कमरे में उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसने कांपते हुए कहा कि भैया, ये क्या है? मैंने खुद को संभाला और उससे कहा कि यार, पुराना विद्यालय है, बच्चों ने खेल खेल में लिख दिया होगा, चल जल्दी काम कर। लेकिन यह कहना खुद को झूठा दिलासा देने जैसा था, क्योंकि वह ताजा खून था, जैसे कोई अभी अभी लिख कर गया हो। हमने बक्से अंदर वाले बड़े कमरे में रख दिए। दरवाजा खुला ही था।
रिंकू धीरे धीरे मेरे पास आकर फुसफुसाते हुए बोला कि भैया, मुझे लग रहा है कि शायद कोई हमें देख रहा है। मैंने हंसने का दिखावा करते हुए कहा कि अरे, यहां कौन होगा यार, भाई चल काम खत्म कर। सांस ली। मैं एकदम पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैंने रिंकू से धीमी आवाज में कहा कि रिंकू, दरवाजे के बाहर जाकर देख तो ट्रक ठीक है या नहीं। वह बाहर गया, पर लौटते ही उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा एकदम सफेद और आंखें डरी हुई थीं। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ रिंकू। वह बोल नहीं पाया और सिर्फ सिर हिलाकर अंदर आकर बैठ गया। मैंने खुद जाकर बाहर देखा तो ट्रक तो वैसा ही खड़ा था, लेकिन ट्रक के चारों तरफ जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे। पहले तो ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब देखकर मेरी सांसें अटक गईं, क्योंकि वह निशान किसी बच्चे जैसे थे। नंगे पैर, छोटे आकार के पैरों के निशान, जो सीधे ट्रक के दरवाजे तक आते थे और फिर गायब हो जाते थे। मैं वापस अंदर आया। रिंकू मुझे ही देख रहा था। उसने बुरी तरह कांपते हुए कहा कि भैया, ये निशान बच्चों के हैं ना? मैंने कुछ पल चुप रहकर कहा कि हां, लेकिन हो सकता है कि शायद पहले के हों। चल छोड़, ज्यादा मत सोच। लेकिन मेरा मन यह बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह निशान बिल्कुल ताजे थे। उस कमरे में बैठते ही एक और अजीब बात हुई। दीवार पर लगी घड़ी अपने आप टिक टिक कर रही थी। मैंने देखा तो घड़ी का कांटा 12 पर अटका हुआ था, पर उसका चलना साफ सुनाई दे रहा था। रिंकू ने डर के मारे टॉर्च बंद कर दी। मैंने कहा कि अरे, टॉर्च बंद मत कर। वह बोला कि भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहां। मैंने टॉर्च फिर जलाई। अब धीरे धीरे कमरे की हवा भारी होती जा रही थी और सांस लेते समय गले में जलन सी महसूस हो रही थी। मैंने खुद को आदेश देते हुए कहा कि बेटा करतार सिंह, चल जल्दी कर। हमने बक्से उठाने शुरू किए। तभी पीछे से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, मत। इतना सुनते ही मैं झट से पीछे पलटा, लेकिन पूरा कमरा खाली था। मैंने रिंकू से पूछा कि रिंकू, ये किसने कहा? वह अब रोने जैसा हो गया था और बोला कि हां, मैंने भी सुना। मैं नहीं कर सकता भैया, मैंने कठोर बनते हुए कहा कि पागल, डरपोक मत बन, चल काम कर। लेकिन उसी वक्त दरवाजे के बाहर से बच्चों के दौड़ने की आवाज आई। दौड़ते कदम, हंसी, पर बिल्कुल ठंडी। हम दोनों अब सन्न रह गए थे। रिंकू के हाथ से बक्सा छूटकर नीचे गिर गया था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर भी जैसे कोई अभी अभी भागा हो। ट्रक के पास जाकर देखा तो वहीं छोटे छोटे पैरों के निशान और भी ज्यादा गहरे हो गए थे। रिंकू मेरे पास खड़ा कहां पर रह गया था। उसने लगभग रोते हुए कहा कि भैया, चलो ना यहां से, कृपया। डर तो मेरे अंदर भी घर कर चुका था, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ बड़ा था। मैंने खुद से कहा कि करतार सिंह, अगर तू भाग गया तो सब खत्म। डर से लड़, तू लड़ सकता है। मैंने सामान इधर उधर रखना जारी रखा, लेकिन हर बार जब हाथ किसी बक्से पर जाता तो एक ठंडी लहर पूरे शरीर में दौड़ जाती, जैसे किसी ने छू लिया हो। कमरे में समय जैसे ठहर सा गया था। घड़ी चल रही थी, पर बाहर का समय पता नहीं था। टॉर्च की रोशनी कभी कम होती तो कभी ज्यादा, जैसे हवा में दीपक जलता हो। दीवार की दरार से हवा आती तो ऐसा लगता जैसे कोई सांस ले रहा हो। हमने आधे बक्से रखे ही थे कि अचानक कमरे के अंदर की बत्तियां जल उठीं, जो कि पहले से बंद थीं, लेकिन अब न जाने कैसे जल उठीं। मैंने टॉर्च की रोशनी दीवार की ओर की तो देखा कि दीवार पर पुराने बच्चों के चित्र जैसे हिल रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। यह देख रिंकू चिल्ला उठा। भैया, मैंने उसके कंधे पकड़े और कहा कि चुप रह, डर मत, लेकिन मेरी आवाज खुद कम हो रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा एक तेज धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया और अब अंदर अंधेरा हो चुका था। बत्तियां जो थोड़ी देर पहले जल रही थीं, वह बंद हो चुकी थीं और अब टॉर्च भी चालू नहीं हो रही थी। मैंने रिंकू का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि डर मत, मैं हूं। लेकिन अंदर से एक आवाज फिर से आई, साफ और एकदम ठंडी, जैसे कई बच्चों की आवाजें एक साथ कह रही हों कि मत आओ, मत आओ, मत आओ, आओ। रिंकू बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं उसे संभालने ही वाला था कि दीवार के कोने में कुछ हिला। वहां से दो चमकती आंखें झांक रही थीं। मैं एकदम जम चुका था और सांस रुक सी गई थी, और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि रिंकू, आंख खोल भाई, कुछ नहीं है, मैं हूं। लेकिन अंदर से मैं खुद ही कांप रहा था। तभी वहीं आवाज फिर से आई, इस बार और साफ,
जैसे किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा हो कि तूने यहां आकर गलती कर दी है। मैं चौंक कर उठा और दरवाजे की तरफ देखा तो वह अपने आप हल्का खुल गया था, पर उसके पीछे घना अंधेरा था। उसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। फिर उसी अंधेरे में मुझे दो छोटे हाथ जैसे दिखे जो दरवाजे की चौखट पर टिके हुए थे। मैं एक कदम पीछे हट गया और दिल की धड़कन भी बेकाबू हो रही थी। रिंकू वहीं बेहोश पड़ा था। मैंने उसको फिर आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी कमरे के अंदर दीवार पर लगी घड़ी तेज तेज टिक टिक की करने लगी, जैसे उसके अंदर कोई छिपा हो। मैंने ध्यान से देखा तो उसके कांटे अब खुद घूमने लगे थे। 12 से सीधे 3 पर आ गए और फिर वापस 12 पर लौट आए। हर बार घूमते वक्त एक अजीब सी कराह जैसी आवाज आती। फिर अचानक कमरे में बच्चों की हंसी गूंज उठी, पहले हल्की और फिर तेज, और फिर इतनी तेज कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने दोनों कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज अंदर तक घुस गई, जैसे दीवारों से टकरा रही हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो चौखट पर हल्की सफेद धुंध थी और उस धुंध में कई छोटे छोटे चेहरे बन रहे थे। किसी के खाली खाली आंखों वाले, किसी के बिना नाक के, किसी के खुली मुस्कान वाले। मैं डर से जम चुका था, पर खुद को समझाया कि यह नजर का धोखा होगा। पर तभी मेरे सामने रखे पैकेटों में से एक अपने आप हिलने लगा, पहले हल्का फिर जोर से, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। वह बक्सा धीरे धीरे मेरी तरफ खिसकने लगा और मेरे पैरों के पास आकर रुक गया। मैं घबराकर पीछे हटा, तभी फर्श पर वह छोटे छोटे पैरों के निशान फिर से उभर आए और इस बार बिल्कुल साफ दिख रहे थे, जैसे कोई अभी अभी दौड़कर आया हो और वहीं एकदम से रुक गया हो। मैंने हाथ बढ़ाकर निशानों को छूना चाहा तो उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। मैंने झट से अपने हाथों को पीछे खींच लिया। तभी कमरे की रोशनी फिर चमकी और दीवार पर लाल रंग से लिखी हुई पंक्ति और साफ दिखी। उस पर लिखा था, मत आओ, वरना बाकी शब्द धुंधले थे, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। मैं कांपते हाथों से दीवार को छूने के लिए गया, पर उसे छूते ही बिजली का झटका जैसा लगा और हाथ वापस हट गया। रिंकू अब भी बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। तभी दरवाजे के बाहर दौड़ते कदमों की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और करीब, जैसे कोई दरवाजे के बाहर ही हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। बाहर घना अंधेरा था और सामने ट्रक खड़ा था। मैं कान बंद करके नीचे रिंकू के पास बैठ गया। मैं कांपते हाथों से दीवार को छूने के लिए गया, पर उसे छूते ही बिजली का झटका जैसा लगा और हाथ वापस हट गया। रिंकू अब भी बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो वह फिर से बाहर पर ही अटकी हुई थी। मैंने घड़ी उतारकर नीचे रख दी, लेकिन टिक टिक की आवाज बंद नहीं हुई, जिसे पूरे कमरे में फैल गई थी। मैं कान बंद करके नीचे रिंकू के पास बैठ गया। तभी दरवाजे के बाहर दौड़ते कदमों की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और करीब, जैसे कोई दरवाजे के बाहर ही हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। बाहर घना अंधेरा था और सामने ट्रक खड़ा था। मैंने टॉर्च उठाई और जलाने की कोशिश की, और इस बार जल उठी। मैं ट्रक के पास गया तो चारों तरफ देखा तो जमीन पर वहीं छोटे छोटे पैरों के निशान थे। फिर कमरे के कोने से धीरे धीरे सफेद धुंध उठी और उसमें दो चमकती आंखें फिर उभर आईं, और इस बार वह आंखें सीधे मुझे देख रही थीं। मैं पसीने से तरबतर हो गया, सांस अटक गई और दिल जैसे रुक सा गया। मैं रिंकू को उठाने गया, लेकिन तभी वह आंखें गायब हो गईं और कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि अपनी धड़कन भी साफ सुनाई देने लगी। मैंने पूरी ताकत से खुद को संभालते हुए रिंकू को उठाया और बैठाया। उसका होंठ कांप रहे थे। वह कुछ बड़बड़ा रहा था, मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डरो मत, मैं यहीं हूं। तभी कमरे की रोशनी एक बार फिर जली और तुरंत बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ बच्चों की हंसी गूंजने लगी और मुझे लगा जैसे कई छोटे हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे हों। मैंने आंखें बंद कर लीं और खुद को मजबूत बनाया, लेकिन अंदर का डर हर पल बढ़ता ही जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच। मैं जितना खुद को समझाने की कोशिश करता, उतना ही डर बढ़ता जाता, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे घेर रही हो। रिंकू फिर डरी हुई आवाज में बोला कि वह आएंगे। मैं झट से उससे पूछ बैठा कि कौन आएगा, लेकिन जवाब में उसकी आंखें फैल गईं और वह फिर बेहोश हो गया। मैंने उसे सीने से लगाया और खुद को समझाया कि यह सब डर का असर है।
पर तभी पूरे कमरे में एक हल्की सफेद रोशनी फैलने लगी, जैसे कहीं से धुआं उठ रहा हो। लेकिन इस बार यह रोशनी किसी बत्ती या बल्ब की नहीं थी। उस रोशनी के बीच किसी बच्चे का चेहरा उभर आया। उसका चेहरा बिना आंखों के था, खाली गड्ढे जैसे जो सीधे मुझे देख रहे थे। मेरा गला अब पूरी तरह सूख चुका था और चाहकर भी आवाज नहीं निकल पा रही थी। तभी वह चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और उसका मुंह इतना बड़ा हो गया जैसे अंदर कोई अंधेरा गहराई तक फैलता जा रहा हो। मैं आंखें बंद कर लेना चाहता था, लेकिन डर से बंद नहीं कर पा रहा था। तभी उसी वक्त दरवाजे पर जोर से किसी ने खटखटाया। मैं कांपते हाथों से उठकर दरवाजे के पास गया और धीरे से खोल दिया। बाहर अंधेरा वैसा ही था, लेकिन दूर ट्रक के पास एक परछाई खड़ी थी। मैं ध्यान से देखने लगा। वह परछाई कभी लंबी होती तो कभी छोटी, जैसे किसी ने धुंध में कोई आकार बना दिया हो। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई कि कौन है यार। जवाब में बस ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे उसने मुंह खोलकर मेरी तरफ हवा फेंकी हो, और साथ में बच्चों की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आओ आओ। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने दरवाजा फिर से तुरंत बंद कर लिया, लेकिन उसी समय कमरे की बत्ती फिर झपकी और दीवार पर अब शब्द साफ दिखे। तुम्हें रोक लिया गया है। मेरा गला सूख गया। मैंने पास में पड़ी हुई पानी की बोतल उठाई, लेकिन बोतल का ढक्कन खुद घूमकर खुल गया और पानी की जगह काले रंग की तरल चीज बाहर गिरने लगी। मैं डरकर पीछे हट गया। उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। तभी घड़ी की टिक तेज होने लगी, जैसे किसी ने उसके अंदर घड़ी नहीं बल्कि कई दिल रख दिए हों। हर टिक के साथ कमरे में कंपन बढ़ने लगी। फर्श पर बने पैरों के निशान अब दरवाजे तक आ चुके थे और दरवाजे के नीचे से सफेद धुंध अंदर आने लगी थी। मैं दरवाजे को पकड़कर खड़ा रहा, पर हाथ कांप रहे थे। रिंकू बेहोश पड़ा था, उसका चेहरा और भी पीला हो गया था। मैं उसके पास गया और चेहरे पर हाथ फेरने लगा। तभी वह हल्के से हिला और कराहते हुए बोला, मुझे मत छोड़ो। उसकी आवाज सुनते ही कमरे में बच्चों की हंसी और तेज गूंजने लगी, और इस बार इतनी तेज कि लगा जैसे दीवारें फट जाएंगी। चौखट पर कई छोटे हाथ चिपके थे, वे धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। तभी उन हाथों के बीच से एक छोटा चेहरा निकला। वह चेहरा ऐसा था जिसे मिट्टी से बना हुआ था। आंखों के गड्ढे गहरे और अंदर से लाल चमकती हुई रोशनी निकल रही थी। उसका मुंह खोला और उसमें से ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर आ लगा। उस हवा के झोंके में सड़े हुए मांस की ऐसी बदबू थी कि मुझे एक पल के लिए लगा उल्टी हो जाएगी। मैं कान बंद करके बैठ गया। तभी धीरे धीरे वहां लाल आंखें उभर आईं। पहले 2, फिर 4, फिर 8। जैसे कई बच्चों के चेहरे एक साथ मेरे चारों तरफ घूमने लगे। उनकी हंसी अब कराह में बदल गई थी। मैं घबराकर रिंकू के पास उसे उठाने के लिए गया, लेकिन किसी ने मेरे हाथ पकड़ लिए, और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरा हाथ सुन्न होने लगा था। मैं हिल नहीं पा रहा था। चौखट पर कई छोटे हाथ चिपके थे, वे धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। तभी उन हाथों के बीच से एक छोटा चेहरा निकला। वह चेहरा ऐसा था जिसे मिट्टी से बना हुआ था। आंखों के गड्ढे गहरे और अंदर से लाल चमकती हुई रोशनी निकल रही थी। उसका मुंह खोला और उसमें से ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर आ लगा। उस हवा के झोंके में सड़े हुए मांस की ऐसी बदबू थी कि मुझे एक पल के लिए लगा उल्टी हो जाएगी। मैं डर से पीछे पीठ के बल गिर पड़ा, और गिरते ही बस एक और से टकरा गया। दर्द से आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसी पल कमरे की रोशनी फिर जल उठी। रोशनी बहुत हल्की थी, पर उससे साफ दिखा कि फर्श पर बने पैरों के निशान अब गायब हो चुके हैं और सिर्फ गीलेपन की लकीरें रह गई थीं, जैसे कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो। मैंने हिम्मत करके रिंकू को संभाला और खुद को दीवार से टिकाकर बैठ गया, लेकिन अंदर डर अब भी वैसा ही था। मैं खुद से कहता रहा कि सब ठीक है, सब ठीक है, पर मन नहीं मान रहा था। तभी बाहर ट्रक का हॉर्न अपने आप बजे उठा। पहले हल्का, फिर तेज, फिर लगातार, जैसे कोई जोर से दबा रहा हो। मैं घबराकर खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने उसे धक्का दिया तो वह धीरे धीरे खुल गया। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन ट्रक की हेडलाइट एक बार झलकर तुरंत बुझ गई। मैंने दूर देखा तो ट्रक के आसपास सफेद धुंध का गोला बन गया था और उसमें कई छोटे छोटे चेहरे उभर रहे थे। उनकी आंखें जलती हुई लाल थीं। मैं डर से कांप उठा और फिर से तुरंत दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसी समय कमरे का तापमान इतना गिर गया कि सांस लेते ही धुंध अंदर भरने लगी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए
और मैं रिंकू को संभाल कर बैठ गया और दीवार से पीठ टिकाकर खुद को स्थिर करने लगा। तभी किसी ने मुझे हवा में उठाकर नीचे पटक दिया। मैं नीचे गिरते ही बेहोश हो गया था और जब होश आया तो मैंने खुद को इंदौर के एमवाई अस्पताल में पाया। मेरे पास मेरा पूरा परिवार और रिंकू था। सबने मुझे बताया कि मैं पूरे 1 महीने से कोमा में था। डॉक्टर ने सबसे कहा था कि कोई भी ऐसा न करें जिससे मरीज को तकलीफ हो। कई दिनों तक मैं भर्ती रहा, फिर छुट्टी मिली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी करतार सिंह जी की, उनके नजरिए से। फिर मिलता हूं किसी रात किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद,